नमस्कार प्यारे दोस्तों। लगन ऑनलाइन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा डाले गए सामान्य ज्ञान और जीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल, जिसमें वैश्विक भूगोल तथा भारत तथा राज्यों से संबंधित और कंप्लीट भूगोल के 500 प्रश्नों की 500 क्वेश्चंस की प्रश्नमाला सीरीज, जिसमें हम भूगोल से संबंधित 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कशन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दोआब नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोआब नाम से दो नदियों के बीच की भूमि को संबोधित किया जाता है। देखिए इसका डिस्कशन करें तो दोआब दो नदियां जब बहती हैं एक दूसरी के समानांतर, तो उनके बीच की ये जो भूमि होती है इसको बोलते हैं दोआब। दोआब का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो दो जोड़ आब। आब का मीनिंग होता है पानी, यानी कि दोआब का सिंपल शाब्दिक अर्थ हुआ दो पानी के बीच की भूमि। दो पानी के बीच की भूमि यानी कि ये जो दो नदियां हैं एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं, इनके बीच की ये जो भूमि है ये दोआब कहलाती है। ये दोआब जो है ये कृषि के उपयोग हेतु और अत्यंत ही उपजाऊ होते हैं। कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ क्यों होते हैं? तो उसका कारण है वो इसलिए कि देखिए नदियां जब बहती हैं तो वो अपने साथ और बहुत सी उपजाऊ मिट्टी लेकर बहती हैं। तो ये दोआब जो होता है इसमें दोनों तरफ से ही और नदियों के द्वारा दोनों ही तरफ से, यानी कि इस साइड से एक नदी इस साइड से दूसरी नदी, ऐसे करके दोनों ही नदियों के द्वारा बहुत सी उपजाऊ मिट्टी और यहाँ किनारों पर इस दोआब के और डाली जाती है। इस वजह से ये दोआब का क्षेत्र जो होता है ये कृषि हेतु अत्यंत ही उपजाऊ होता है। अभी भारत के प्रसिद्ध दोआब की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन आता है भारत का प्रसिद्ध दोआब कौन सा है? तो भारत के प्रसिद्ध दोआब की हम बात करें तो गंगा तथा यमुना नदी का जो दोआब है वो भारत का और सर्वाधिक उपजाऊ दोआब माना जाता है। तथा ये गंगा तथा यमुना नदी का जो दोआब है इसका नाम भी दोआब ही है, इसको दोआब नाम से ही संबोधित किया जाता है। गंगा यमुना का दोआब कहकर इसको बोलते हैं। विश्व के अन्य दोआब की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए जब हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आती है सप्त सेंधव प्रदेश। सप्त सेंधव प्रदेश करके एक टर्म आती है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम जब भी पढ़ते हैं। तो ये सप्त सेंधव प्रदेश किसको बोला गया था? सप्त सेंधव प्रदेश 7 नदियों का क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नदियों का एक क्षेत्र था जिसको 7 नदियों का क्षेत्र जिसको सप्त सेंधव प्रदेश कहकर और संबोधित किया जाता है। तो इस 7 नदियों के प्रदेश में देखिए कौन कौन सी नदियां आती थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज तथा सरस्वती। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन सी नदी नहीं है? इन 7 के अलावा कोई एक और नदी दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती थी, तो उस नदी को पहचानना है। तो ये 7 नदियां जो थी प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय इनको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से बोला जाता था। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज तथा सरस्वती। तो दोआब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से एक नदी को छोड़कर, सप्त सिंधु प्रदेश की एक नदी यानी सरस्वती नदी को छोड़कर बाकी ये जितनी भी 6 नदियां हैं ये एक दूसरी के समानांतर बहती थी।
यानी कि ऐसे एक दूसरी के समानांतर बहती हुई और एक दूसरी का दोआब बनाती थी। ये दोआब, इनके बीच की जितनी भी भूमि है, ये दोआब के नाम से एक दूसरी का दोआब बनाते हुए और बहती थी। तो इनके दोआब की हम बात करें तो देखिए, सिंधु तथा झेलम एक दूसरी के समानांतर बहती हुई और जो दोआब बनाती थी उस दोआब का नाम जो है झेलम, सिंधु तथा झेलम, इसके दोआब का नाम दिया गया सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। इसके बाद झेलम तथा रावी, झेलम तथा चिनाब, झेलम तथा चिनाब एक दूसरी के समानांतर बहती हुई जो दोआब बनाती थी उस दोआब को बोला गया जेच दोआब। इसके बाद चिनाब, चिनाब तथा रावी एक दूसरी के समानांतर बहती हुई जो दोआब बनाती थी उसको बोला गया रेचना दोआब, रेचना दोआब। इसके बाद अगला जो दोआब है वो रावी तथा व्यास, ये एक दूसरी के समानांतर बहती हुई जो दोआब बनाती थी उसको बोला गया घाटी दोआब। इसके बाद व्यास तथा सतलज एक दूसरी के समानांतर बहती हुई और जो दोआब बनाती थी उसे बोला गया बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। ये दोआब से संबंधित भारत में दोआब की बात करें तो गंगा यमुना का दोआब, जो कि दोआब के नाम से ही जाना जाता है, वो सर्वाधिक उपजाऊ, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ दोआब था। ये सारे के सारे जितने भी दोआब हैं ये सारे पाकिस्तान में स्थित हैं तथा ये सप्त सिंधु प्रदेश की जितनी भी नदियां थी उसमें एक नदी को छोड़कर, सरस्वती नदी को छोड़कर, बाकी 6 की 6 नदी और एक दूसरी के समानांतर बहती हुई और ये 5 दोआब बनाती थी, सिंध सागर दोआब, जेच दोआब, रेचना दोआब, घाटी दोआब तथा बिस्त दोआब। इन दोआबों का निर्माण और इसके द्वारा, तो ये था दोआब संबंधित क्लैरिफिकेशन। अभी आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। देखिए तटरेखा को डिस्कस कर लेते हैं। तो तटीय रेखा, भारत का तटीय विस्तार, भारत के तटीय विस्तार की हम बात करें तो कुल तटीय विस्तार, देखिए भारत का जो मैप है उसमें हम देखें तो ऐसे जो मैप है, यहां गुजरात है और यहां पश्चिमी बंगाल है। तो गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक ये जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र से जो भारत की सीमा लगती है इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। इसमें और इस तरफ आता है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर। तो ये जो तटीय विस्तार है गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक, टोटल इसका कुल नाप है 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय विस्तार। और इसमें सर्वाधिक तटीय विस्तार जो है वो गुजरात का है। गुजरात सबसे ज्यादा तट भारत की सर्वाधिक, सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की लगती है समुद्र से। कितनी है? 1214.4 किलोमीटर, 1214.4 किलोमीटर ये तटीय विस्तार। अच्छा, भारतीय तटरेखा से कुल राज्य जो भारत के लगते हैं वो 9 राज्य, कुल 9 राज्य और तटरेखा से लगते हैं। इसके बाद सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश। इसके बाद तमिलनाडु की तटरेखा जो है वो 906 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र की तटरेखा जो है वो आती है 652 किलोमीटर। नंबर फर्स्ट गुजरात की तटरेखा, गुजरात 1214.4 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा नंबर तमिलनाडु 906 किलोमीटर और इसके बाद 652 किलोमीटर महाराष्ट्र की। इसके बाद 9 कुल राज्यों में से थोड़ी थोड़ी और 5 और राज्यों की लगती। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह,
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह जो है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, चारों तरफ से, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये समुद्र लगता है। तो इसके कुल तटरेखा की हम बात करें तो इसकी सर्वाधिक तटरेखा है राज्यों के हिसाब से गुजरात की। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह चूंकि चारों तरफ से ही समुद्र से घिरा है तो इसकी तटरेखा जो है 1962 किलोमीटर। इसका कुल तटीय क्षेत्र अगर पूछें, क्योंकि इसमें स्थलीय सीमा तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तटीय सीमा है, तो वो है 1962 किलोमीटर। क्लियर, ये था तटरेखा से संबंधित। अभी बात करें स्थलीय सीमा, तो देखिए स्थलीय सीमा जो मिस प्रिंट हुआ था 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा जो कि सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। कई बार क्वेश्चन आता है भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बादलों की दिशा, क्वेश्चन नंबर 3, बादलों की दिशा यानी कि डायरेक्शन तथा गति, यानी कि जब बादल चलते हैं तो उनकी गति के मापन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप नाम के यंत्र से और बादलों की दिशा तथा गति का मापन किया जाता है। किस पर्वतमाला को भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला का दर्जा प्राप्त है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। ये डिस्कशन का पॉइंट है। देखिए इस पे डिस्कशन करें तो अरावली पर्वतमाला की हम बात करें, जस्ट मिनट, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, तो सबसे पहले तो ये कि ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला। क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। राजस्थान सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में, कितना, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है, कुल विस्तार की अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला के कुल विस्तार की, तो 692 किलोमीटर। 3 राज्यों में, कौन कौन से, राजस्थान, इसके बाद हरियाणा तथा गुजरात, इन 3 राज्यों में और अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जिसमें से सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन, वो जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, तो ये रायसीना हिल्स जो है ये भी अरावली पर्वतमाला का ही एक पार्ट है, अरावली का ही एक पार्ट है। क्लियर। इसके बाद चौथा तथ्य, राजस्थान के सर्वाधिक 13 जिले और अरावली पर्वतमाला कवर करती है। सर्वाधिक 13, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में इसका विस्तार है, जिसमें 13 जिले, और 13 जिलों में राजस्थान को ये 2 भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में, कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली और भौगोलिक संरचना का नाम बताइए, ऐसे घुमा के पूछ लिया तो उसमें अरावली पर्वतमाला। उत्तरी तथा दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान तथा दक्षिणी राजस्थान, इन 2 हिस्सों में राजस्थान को ये अरावली पर्वतमाला और जो है बांटती है। राजस्थान में इसका उपनाम जो है, राजस्थान में इसको जिस उपनाम से संबोधित किया जाता है वो है आड़ावल। इसको राजस्थान में आड़ावल कहकर और संबोधित किया जाता है। इसके बाद अगला तथ्य, इसकी सबसे ऊंची, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू नामक स्थान पर सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। इस गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो 1727 मीटर ऊंचाई, कई लोग इसको 1722 भी मानते हैं, 1722 या 1727 मीटर ऊंचाई जो है इस गुरु शिखर चोटी की मानी जाती है। राजस्थान में और अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उसके आसपास भील जनजाति,
भील जनजाति का निवास सर्वाधिक है। भील जनजाति का सर्वाधिक निवास अरावली पर्वतमाला के आसपास। ये एक इसके आकार की बात करें, आकार, तो आकार में ये वलित या वलयाकार, वलयाकार या वलित यानी ऐसे ऐसे करके, और एक वलय के तरह, वलय के टाइप से, और इसका आकार है वलयाकार है। इसका जो विस्तार है वो एक वलय के हिसाब से फैली हुई है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी कहीं इधर कहीं घूमती हुई, और ये विस्तारित है। नदियों की बात करें तो राजस्थान में इससे निकलने वाली मुख्य नदियां जो हैं वो बनास, लूणी तथा साबरमती, ये 3 मुख्य नदियां हैं जो कि अरावली से निकलती हैं। क्लियर? तो ये थे अरावली के बारे में मुख्य मुख्य तथ्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो जैसा कि हमने बात की, अरावली पर्वतमाला का आकार किस प्रकार का है, तो यह है वलयाकार। प्रश्न संख्या 6, महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। देखिए, इससे संबंधित तथ्यों की हम बात करते हैं। महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सबसे पहले तो ये, जैसा हमने डिस्कशन किया, ये सिद्धांत दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस नामक भूगोलवेता थे, भूगोल शास्त्री, भूगोलवेता, जिनके द्वारा ये महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, स्थल मंडल, भूमि में स्थल मंडल यानी कि जमीन, जमीन जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में होने वाली विभिन्न गतिविधियां, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार, भूकंप आना, या अन्य पर्यावरणीय या जलवायु संबंधी जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनको महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर और इनकी गणना की जाती है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में देखिए क्या है, स्थल मंडल जो है, जैसे ये धरती है, तो इसमें 1 से लेकर और 100 फीट तक, 100 फीट की गहराई तक विभिन्न प्लेट्स पाई जाती हैं। विभिन्न प्लेट्स जिनको बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट्स, महाद्वीपीय प्लेट्स। इसके अलावा महासागर, जो जलीय क्षेत्र है महासागर, उसमें जो प्लेट्स पाई जाती हैं उसको बोलते हैं महासागरीय प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स हैं भू की, इनको इनके आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है इन प्लेट्स को। सबसे पहले वृहद प्लेट्स, उसके बाद लघु प्लेट्स, उसके बाद सूक्ष्म प्लेट्स। तो इन प्लेट्स में जब भी हलचल होती है, पृथ्वी जमीन के अंदर जब भी इन प्लेट्स में आपस में हलचल होती है, एक दूसरी से टकराती हैं, एक दूसरी के अंदर बाहर होती हैं, उससे क्या है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आना तथा जलवायु संबंधी विभिन्न परिवर्तन होते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों के अध्ययन को बोला गया महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि प्रतिपादित किया गया हैरी हेस के द्वारा। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार की कृषि को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है? तो वो है बागवानी कृषि। देखिए, बागवानी कृषि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बागवानी कृषि, बागवानी कृषि, सबसे पहले तो ये कि ये भी कृषि का एक प्रकार है, खेती का एक प्रकार है। इसके अंदर क्या, बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती आती है? तो हम इसकी हम बात करें तो सबसे पहले फलों, सब्जियों तथा मसालों, इन तीनों से संबंधित जो खेती होती है उसी को बोलते हैं बागवानी कृषि, तथा इसको ट्रक फार्मिंग के उपनाम से जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग, फलों, सब्जियों तथा मसालों से संबंधित खेती को और बागवानी खेती कहकर संबोधित करते हैं, तथा इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है।
इंग्लिश में इसकी बात करें तो हॉर्टिकल्चर, कृषि को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और कृषि का जो प्रकार है इसको बागवानी कृषि, फलों सब्जियों तथा मसालों से संबंधित खेती को बागवानी कृषि। देखिए, बागवानी कृषि की बात करें तो भारत का विश्व में बागवानी कृषि में सेकंड स्थान बागवानी कृषि से संबंधित भारत को द्वितीय स्थान है विश्व में, यानी फलों सब्जियों तथा मसालों से संबंधित खेती में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वही मसालों से संबंधित उत्पादन की अगर बात करें तो भारत का विश्व में सिर्फ मसालों से संबंधित उत्पादन तो पहला स्थान भारत का है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक मसाले कहां पैदा किए जाते हैं तो वो है केरल, जिसे हम मसालों का बगीचा भी कहकर संबोधित करते हैं, मसालों का बगीचा। देखिए, ऑल ओवर बागवानी कृषि की बात करें यानी फलों सब्जियों तथा मसालों के उत्पादन में तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान। अगर सिर्फ मसालों के उत्पादन की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान, तथा भारत में केरल जो है वो सर्वाधिक मसाले उत्पादन करता है, इसलिए उसे केरल को मसालों का बगीचा कहकर भी संबोधित करते हैं। इसके बाद अगला तथ्य, भारत में बागवानी कृषि के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी कब? 1984 में। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में और इस बागवानी कृषि को लेकर और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 तथा 2006 के लगभग, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन को और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया। तो ये थे बागवानी कृषि से संबंधित मुख्य तथ्य। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में यह तथ्य याद रखिए कि वहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि शून्य ज्वालामुखी है इस महाद्वीप में। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान देश में स्थित है। देखिए, ज्वालामुखी, इससे रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कस कर लें। ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर बात करें, देखिए भूगर्भ में जमीन के अंदर, जैसे ये जमीन है, जमीन के अंदर और भूपर्पटी पाई जाती है, भूपर्पटी, जिसमें कि विभिन्न प्लेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट्स, तथा पानी में महासागरों में जो प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं महासागरीय प्लेट्स, जिनकी अभी हमने बात की। तो जब भी जमीन के अंदर इन प्लेट्स में हरकत होती है, हलचल होती है, तो उससे क्या है, धरती के ऊपर और ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी होते हैं, उनसे और अंदर जमी हुई भारी गैसें तथा धूल, मिट्टी के कण इत्यादि तापमान बढ़ने से, अंदर तापमान बढ़ने से और विस्फोटित होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं, जिससे और लावा निकलता है। इस लावा को हम क्या बोलते हैं? मैग्मा के नाम से। ज्वालामुखी का लावा जो है उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं मैग्मा। और इस मैग्मा के जमने से, जब ये मैग्मा जमता है, इसके जमने से और आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और इससे निर्माण होता है। देखिए, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है, उस लावा को हम मैग्मा कहकर संबोधित करते हैं, तथा इस मैग्मा के जमने से और आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। एक तथ्य क्लियर हो गया। ज्वालामुखी जब भी विस्फोट करता है तो उससे निकलने वाले पदार्थ को, जो भी धूल, मिट्टी, धुआं, तरल पदार्थ जो भी निकलता है, उसको लावा बोलते हैं, लावा कहलाता है, और लावा को ही मैग्मा कहकर संबोधित करते हैं। और मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी के मैग्मा के जमने से। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? लावा। क्लियर? इसके बाद ज्वालामुखी के प्रकारों की हम बात करें, ज्वालामुखी प्रकार, तो देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी,
यानी कि इसमें वो ज्वालामुखी आते हैं जो आज भी सक्रिय हैं, यानी कि जिनमें विस्फोट होता रहता है, समय समय पर जिनमें विस्फोट होता रहता है तथा लावा निकलकर जमता रहता है। यानी कि मैग्मा निकलता है, जमता है, फिर विस्फोट होता है, फिर मैग्मा निकलता है, जमता है। सक्रिय रूप से जो कि अभी भी चालू है उनको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा जो प्रकार है वो है सुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी तो हैं लेकिन वो सुप्त हैं, उनमें कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ है, विस्फोट रहित। जिनमें विस्फोट नहीं है, जो कि सुप्त हैं, शांत हैं, उनको बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का एक प्रकार हो गया सक्रिय ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, दूसरा हो गया सुप्त ज्वालामुखी यानी कि जो अभी सक्रिय नहीं है, तीसरा हो गया मृत ज्वालामुखी यानी कि जो समाप्त हो चुके हैं, जो काफी समय पहले जिनमें विस्फोट हुआ था तथा धीरे धीरे जो समाप्त हो चुके हैं, अब जिनमें विस्फोट होने की कभी भी संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी। तो तीन प्रकार हो गए, सक्रिय, सुप्त तथा मृत। इसके बाद अगला तथ्य ज्वालामुखियों से संबंधित, तो देखिए सर्वाधिक ज्वालामुखी विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, अगर हम बात करें सर्वाधिक ज्वालामुखी, तो वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के किनारे। और प्रशांत महासागर के किनारे सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं उस क्षेत्र को और हम बोलते हैं रिंग ऑफ पैसिफिक फायर, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। ये इलाका जो है ये प्रशांत महासागर के नजदीक स्थित है तथा इस रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला तथ्य, अगर पर्टिकुलर देश के हिसाब से हम बात करें तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी वो पाए जाते हैं हवाई द्वीप किलायू। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो उस ज्वालामुखी का नाम है किलायू, जो कि हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप पे पाया जाता है किलायू ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? तो ये थे ज्वालामुखी से संबंधित मुख्य तथ्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के वनों को टेगा के नाम से संबोधित किया जाता है? तो टेगा के नाम से संबोधित किया जाता है शीतोष्ण संकुल वनों को। इसकी थोड़ी चर्चा करें तो देखिए, टेगा, ये टेगा वन जो है, सबसे पहले तो ये कि शीतोष्ण शुष्क या फिर शंक्वाकार, शीतोष्ण शुष्क वन जिनका आकार क्या होता है तो शंक्वाकार, इन वनों को बोलते हैं टेगा वन। क्लियर? दूसरा, ये जो वन है शीतोष्ण शुष्क वन यानी कि ये शंक्वाकार टेगा वन, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं। टेगा वन जो कई बार क्वेश्चन आता है कि टेगा वन पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के पास, ऐसे करके, तो ये टेगा वन जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों स्थित है? तो उसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में, और चूंकि शीतोष्ण शुष्क वन है, ये शीतोष्ण शुष्क वन यानी कि यहां वर्ष भर और बर्फीला अथवा ठंडा इलाका है, जिससे यहां की जमीन क्या है वो पथरीली है, पथरीली जमीन है, जिस वजह से, और इन शीतोष्ण शुष्क यानी कि टेगा वनों में कृषि उत्पादन जो है वो शून्य होता है, कृषि उत्पादन शून्य के बराबर होता है, यानी कि कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। ये टेगा वन जो है इनके आसपास और शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, जिनको हम क्या बोलते हैं स्टेपीज कहकर संबोधित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण शुष्क वनों में। शीतोष्ण शुष्क वनों को क्या बोलते हैं? तो टेगा वन। टेगा वन मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, टेगा वन कृषि हेतु
अनुपयुक्त हैं या उपयुक्त नहीं है। क्यों? कारण दीजिए। तो वहां की जमीन जो है पथरीली जमीन होती है, जिस वजह से, और वहां खेती करना संभव नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर की हम बात करें तो यह पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर की हम थोड़ी चर्चा करें तो देखिए, तापांतर, तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए तापांतर बोलते किसको हैं। तो तापांतर बोला जाता है अधिकतम, किसी भी स्थान विशेष के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर जो है उसको तापांतर कहकर संबोधित करते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान, किसी भी स्थान का अधिकतम तापमान लेते हैं तथा उसका न्यूनतम तापमान लेते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को और तापांतर कहकर संबोधित किया जाता है। क्लियर? ये थी इसकी डेफिनेशन। तापांतर दो तरह का होता है, एक तो दैनिक तापांतर तथा दूसरा वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर किसको बोलते हैं? किसी भी स्थान विशेष के पूरे दिन के, यानी 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का सर्वाधिक अधिकतम तापमान तथा उसी दिन का और न्यूनतम तापमान, इनके बीच का जो तापमान निकालते हैं, तापांतर निकालते हैं, उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। यानी कि किसी विशेष दिन का ये दैनिक तापांतर है, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। वहीं वार्षिक तापांतर किसको बोलते हैं? तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, इनमें से सर्वाधिक गर्म महीना मान लीजिए वो जुलाई है, तथा सर्वाधिक ठंडा महीना मान लीजिए वो नवंबर है। तो इन दोनों जुलाई तथा नवंबर के कुल तापमान का और औसत निकालते हैं, उसको बोलते हैं वार्षिक तापांतर। इन दोनों महीनों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर जो है वो कहलाता है वार्षिक तापांतर। तापांतर दो प्रकार का, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर। इसके बाद अगला तथ्य, सबसे कम दैनिक तापांतर की बात करें तो सबसे कम और जो दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है विषुवत रेखा पर। क्योंकि यहां सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए विषुवत रेखा पर सबसे, कई बार क्वेश्चन आता है विश्व में सर्वाधिक, सबसे कम दैनिक तापांतर कहां पाया जाता है? तो वो है विषुवत रेखा पर सबसे कम दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्लियर? ये थे तापांतर से संबंधित मुख्य तथ्य। दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, दो प्रकार का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा करें। श्वेत महाद्वीप जो कि है अंटार्कटिका, इसके बारे में 5-10 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं? तो वो इसलिए बोलते हैं कि ये वर्ष भर और बर्फ से ढका रहता है, बर्फीला, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि का यहां अभाव है, यानी कि जनसंख्या, यहां की जनसंख्या की बात करें तो वो शून्य, तथा साथ ही साथ वनस्पति, यानी कि वर्ष भर बर्फीला, वर्ष भर यहां बर्फ गिरती रहती है, इसलिए यहां वनस्पति भी नहीं पाई जाती। वनस्पति तथा जीव जंतु रहित महाद्वीप है। क्लियर? चूंकि वर्ष भर बर्फीला रहता है, इसीलिए वर्ष भर बर्फीला, यानी कि श्वेत, सफेद बर्फ होती है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहकर संबोधित किया जाता है अंटार्कटिका को। विश्व में कुल महाद्वीप है 7, जिनमें से क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो अंटार्कटिका का नंबर आता है 5वां।
क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। यहां का कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, शून्य जीव होते। जीव जंतुओं में एक पक्षी है पेंगुइन, यानी कि जनसंख्या यहां शून्य होती है, परंतु एक पेंगुइन पक्षी है जो कि पूरी तरह बर्फीला पक्षी, जिसको बर्फीला पक्षी भी कहकर संबोधित करते हैं। यह पेंगुइन जो है मोस्ट रूप से और अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे अगर जनसंख्या की हम बात करें तो वहां की स्वयं की जनसंख्या शून्य है, परंतु विश्व के अलग अलग देशों के और वैज्ञानिक जो हैं वो वहां पर अनुसंधान करने के लिए और कुछ कुछ समय के लिए जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक जो जाते हैं इसके बारे में और एक संधि हुई थी जिसे बोलते हैं विश्व अंटार्कटिका संधि। विश्व अंटार्कटिका संधि जो कि 46 देशों के बीच में सन 1959 में हुई थी, जिसके तहत यह तय किया गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप का और शांति कार्य हेतु ही देशों के द्वारा उपयोग किया जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो उपयोग है वो सभी देशों के द्वारा और शांति कार्य हेतु किया जाएगा। यह तय किया गया था विश्व अंटार्कटिका संधि 1959 द्वारा, जिसमें 46 देशों ने भाग लिया था। विश्व के अलग अलग देशों की तरह भारत ने भी और अंटार्कटिका पे अपने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं। अनुसंधान केंद्र जिनके नाम है सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री, इसके अलावा एक है मैत्री, तथा एक अनुसंधान केंद्र तीसरा जो है भारती, ये अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन यानी कि इसका निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। क्लियर? ये थे अंटार्कटिका से संबंधित तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य हेतु इस्तेमाल, तो हमने अभी बात की अंटार्कटिका संधि 1959 46 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप का उपनाम है? तो यह एशिया महाद्वीप का। देखिए इसकी थोड़ी चर्चा करें। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो देखिए कॉन्टिनेंट का तात्पर्य होता है, देखिए सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहकर एशिया महाद्वीप को संबोधित किया जाता है। अब इसका कारण हम देखें तो कॉन्टिनेंट का तात्पर्य है महाद्वीप और कॉन्ट्रास्ट यानी डायवर्सिटी यानी विभिन्नताएं। तो सिंपल वे में अगर देखें तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यानी विभिन्नताओं वाला महाद्वीप जो कि एशिया को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में और विभिन्नताओं की हम बात करें तो 7 महाद्वीपों में और सर्वाधिक विभिन्नताएं एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती हैं, जैसे कल्चर यानी संस्कृति, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, कृति। इसके बाद जनसंख्या, पॉपुलेशन को लेकर सर्वाधिक विभिन्नताएं जो हैं और एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। इसके बाद धर्म को लेकर धार्मिक विशेषताएं भी सर्वाधिक और जो है एशिया महाद्वीप में ही सर्वाधिक पाई जाती हैं धार्मिक विशेषताएं। इसीलिए और एशिया महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यानी कि विभिन्नताओं वाला महाद्वीप कहकर संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी से पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? तो 19वीं शताब्दी से पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को न्यू हॉलैंड के नाम से जानते थे और इसके बाद इसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो दोस्तों ये थे भूगोल से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। ऐसे ही करके हम रोज डेली नियमित रूप से आज के बाद और 500 प्रश्नों की श्रृंखला है पूरी की पूरी। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं इस 500 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला को, और हम ऐसे ही करके रोज और हर एक क्वेश्चन को और उसके अकॉर्डिंग और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।
क्लियर। एक एक प्रश्न को और एक एक प्रश्न के साथ साथ उसके तथ्यों से संबंधित अगर डिस्कशन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन के साथ साथ और कम से कम 10 से 15 या 20 तथ्य निकल कर आएंगे, जिनको हम ऐसे ही रोज रोज नियमित रूप से, ये श्रृंखला का वीडियो जो है भूगोल का, मैं नियमित रूप से और डालूंगा। इसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छांट के रखे हैं, तो इनका डिस्कशन करेंगे तो तकरीबन 3000 से 4000 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ऑलमोस्ट काफी लंबा हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे और यहीं से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और हम कल डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।